A very warm welcome, dear children, to your social studies class. This is your learning buddy Aprajita once again with your social studies book Jelly Bean Journeys in Social Studies class 8 by Brain Root series. And children, let's start a new chapter of civics today, that is chapter number 7, Confronting Marginalization. हमने प्रीवियस चैप्टर में मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन. सम एंड सब्सटेंस, अनटचेबल प्रैक्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन. कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, देन अफर्मेटिव एक्शंस, प्रोटेक्टिव अरेंजमेंट्स, द स्क्राउच ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, आदिवासी डिमांड्स, द 1989 Act. Fine? Now see, look here two pictures are given. Retrieve, write about the living of tribals and untouchables. तो अभी हम ये लेसन पढ़ेंगे, फिर हमें ट्राइबल्स के बारे में हमने पढ़ा भी है प्रीवियस चैप्टर में, हाउ दे लिव इन द फॉरेस्ट, वो अपना कल्चर अपना रिलीजन फॉलो करते हैं. सो राइट डाउन अबाउट दीज ट्राइबल्स एंड द अनटचेबल्स, इनकी लाइफ कैसी थी अनटचेबल्स की. फाइन. Now moving ahead, untouchable practice and discrimination. In the name of untouchability, subordinate caste people face many forms of work and descent based discrimination at the hands of the dominant caste. जो subordinate caste होता है, जैसे lower caste, वो dominant caste उन पे कैसे हावी होता है, उन पे कैसे उनसे वर्क करवाते हैं, और लोग जो हैं सबऑर्डिनेट क्लास कास्ट के वो क्या क्या फेस करते हैं. सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो. प्रोहिबिटेड फ्रॉम ईटिंग एंड मैरिंग विद अदर कास्ट मेंबर्स. क्या क्या प्रोहिबिशन थे, क्या क्या रोक थी उन पे जो लोअर कास्ट के लोग थे, सबऑर्डिनेट क्लास के. प्रोहिबिशन था उनको क्या, ईटिंग, दूसरे कास्ट के मेंबर्स के साथ बैठ के वो खाना भी नहीं खा सकते थे या मैरिज नहीं कर सकते थे. सेग्रीगेशन इन सीटिंग एंड फूड अरेंजमेंट्स इन विलेज फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स. उनके लिए अलग अरेंजमेंट होता था, कोई फूड अरेंजमेंट अगर होता था किसी फंक्शन में, विलेज फंक्शन या फेस्टिवल में. प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू विलेज टेम्पल्स में नहीं घुसने दिया जाता था. प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग डोमिनेंट कास्ट होम्स. प्रोहिबिटेड फ्रॉम राइडिंग अ बाइसिकल इनसाइड द विलेज के अंदर वो बाइसिकल भी नहीं चला सकते थे. प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग कॉमन विलेज पाथ. सेपरेट ब्यूरियल ग्राउंड्स, किसी की डेथ होती थी तो उसको बरी करने के लिए भी उनके लिए अलग ग्राउंड्स थे. सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स. सो दिस ऑल वाज फेस्ड बाय द सबऑर्डिनेट कास्ट. Prohibited from contesting elections and exercising their right to vote. Forced to vote or not to vote for certain candidates during the election. Now, confronting marginalization. The government has taken many steps to tackle the problem of untouchability. ये जो untouchability की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसको हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं. These steps can be classified as, इसको क्लासिफाई कैसे किया जा सकता है? Affirmative actions and protective arrangements. Let's read about the affirmative actions first. Policies which directly or indirectly help in improving the lot of the marginalized can be taken under affirmative actions. जो policies directly या indirectly marginalized class के को कंडीशन को improve करने के लिए यूज किया जाता है, वो है affirmative actions. The government provided reservations for SCs and STs in government educational institutions, government job and in the legislatures. इन सब जगहों पे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गवर्नमेंट ने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट जॉब्स में और लेजिस्लेचर्स में. If a candidate appearing for entrance exam and selection procedure for these institutions has to mention his or her caste. Okay? अगर कोई इस कास्ट से एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहा है या सिलेक्शन प्रोसीजर में जा रहा है तो उसको अपना कास्ट मेंशन करना होता था. If the candidate belongs to the subordinate caste,
then he or she needs to furnish a caste certificate. अगर वो सबॉर्डिनेट कास्ट से है तो उसको एक कास्ट सर्टिफिकेट देना होता था. Reservation for government jobs have been now extended to people from other backward classes also. Okay? अब OBCs के लिए भी रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में. Protective arrangements. क्या थे ये protective arrangements? Untouchability in all forms had been banned by the Constitution in 1950. 1950 में ही कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा अनटचेबिलिटी के हर एक फॉर्म को बैन कर दिया गया था. In spite of that, the practice of untouchability continued and is still being in practice in India. लेकिन उसके बाद भी अभी भी इंडिया में अनटचेबिलिटी की ये प्रैक्टिस में है अनटचेबिलिटी. Several measures were taken to punish the offenders to reduce cases of untouchability. A number of laws were enacted to affect the provisions in the Constitution. Example of such laws include the Untouchability Act 1955, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act, etc. बहुत सारे लॉज इनैक्ट किए गए थे जिससे कि जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के थे इसको सेव करने के लिए, जैसे कि अनटचेबिलिटी एक्ट 1955, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट. फाइन चिल्ड्रन, द स्कॉच ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग. अब क्या है ये मैनुअल स्कैवेंजिंग? ड्राई लैट्रिन्स are a norm in most parts of India and those latrines are normally cleared by scavengers. ड्राई लैट्रिन्स का अभी भी चलन है मैनी पार्ट्स, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में, और उसको कौन क्लियर करता है? स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर कास्ट एंड आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स. अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम दिए गए हैं स्कैवेंजर्स के, जो ये सफाई करते हैं ड्राई लैट्रिन्स की. भंगीज इन गुजरात, मेहतार्स इन बिहार, ओके, एंड Pakis in Andhra Pradesh are examples of the scavengers. Manual scavengers get paid very low wages. बहुत कम wages मिलते हैं इनको, and often are a subject of ridicule in the society. Many movements were started to end this inhuman practice. इस inhuman practice को रोकने के लिए बहुत सारे movements start हुए. In 1993, the government passed the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines Act. ये act pass किया गया government द्वारा 1993 में. These steps have started showing results, yet manual scavenging is practiced in some parts of India. ये सब स्टेप्स लेने के बाद भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत जगह ये सब बंद हुआ, लेकिन अभी भी कुछ पार्ट्स इंडिया में, कुछ पार्ट्स में ये मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी होती है. फाइन. आदिवासी डिमांड्स द 1989 एक्ट. ड्यूरिंग द colonial rule, the Adivasis were forcefully evicted from their traditional habitats. Even during early years of industrialization in India, many tribes were displaced from the traditional habitats. अब जब कॉलोनियल टाइम था, जब कॉलोनियल रूल था ब्रिटिशर्स का, तो उस टाइम आदिवासीज को फोर्सफुली उनके ट्रेडिशनल हैबिटेट से हटा दिया गया था. और अर्ली एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी, अर्ली ईयर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम भी बहुत सारे जो ट्राइब्स थे उनको डिस्प्लेस कर दिया गया था उनके ट्रेडिशनल हैबिटेट से. सी द आदिवासी प्रोटेस्ट. C.K. Janu, a tribal activist, has also held many government policies to be responsible for large-scale displacement of tribal population. The tribes raised a demand for getting back their rights on forest resources. अब tribes ने, आदिवासीज ने एक डिमांड रेज की कि उनको वापस मिले उनका राइट इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे, क्योंकि आदिवासी ये जो ट्राइब्स थे ये मानते थे कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे उनका राइट है, बिकॉज दे लिव्ड इन फॉरेस्ट, दे यूज्ड ऑल द फॉरेस्ट रिसोर्सेज. इन प्लेसेस वेयर रीसेटलमेंट्स ऑफ ट्राइबल वाज नॉट पॉसिबल, अ डिमांड वाज मेड फॉर प्रॉपर कंपनसेशन ऑफ अफेक्टेड पीपल. अब जहाँ जहाँ ट्राइबल लोगों की रीसेटलमेंट
पॉसिबल नहीं था, वहाँ कुछ और बन गया था, तो वहाँ पे क्या डिमांड किया गया कि उनको कंपनसेशन दिया जाए जो अफेक्टेड लोग हैं. It was believed that if government could spend huge money in developing industries, it could also spend some money in rehabilitation of tribals. जब सरकार इतना बड़ा अमाउंट स्पेंड कर सकती है इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, तो वो कुछ अमाउंट स्पेंड कर सकती है इन ट्राइबल्स के रिहैबिलिटेशन के लिए. ओके, शी इज C.K. Janu, a tribal activist. The 1989 Act for Tribals guarantees that the land belonging to tribes could not be sold to non-tribal, and this act is now utilized by tribes in many areas to protect their fundamental rights. अब 1989 का जो एक्ट था उसमें क्या गारंटी दिया गया था कि जो लैंड ट्राइबल लोगों की है वो किसी नॉन ट्राइबल को सेल नहीं की जा सकती है, और अब ये ट्राइब्स इसका यूटिलाइज करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. इट कैन बी सेड दैट it is the people's continuous demand which makes it possible to enforce a particular rule to ensure fundamental rights of people. Throughout the history, there have been numerous examples of popular struggles. हम पढ़ते भी आ रहे हैं, बहुत सारे struggles हुए जो regular demands थी लोगों की, in which people have fought for their fundamental rights, जिसमें कि लोग अपने किसके लिए लड़े थे, अपने fundamental rights को हासिल करने के लिए. Now the catalog here, untouchable, which cannot be touched, जिसको छुआ नहीं जा सकता. Prohibition, the act of stopping something. Marginalization, the act of treating someone as they are not important. Policies, a set of ideas or plans that is used as a basis for making decision. Employment, the state of having a paid job. Now children, moving further, a look over to this chapter. Discrimination was faced by untouchables. Untouchables को क्या face करना पड़ा था? Discrimination. The government has taken many steps to tackle the problem of untouchability. Reservation for government jobs have been now extended to people from other backward classes also. Okay, OBCs के लिए भी. Untouchability in all forms had been banned by the Constitution in 1950. In 1993, the government passed the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines Act. The tribes raised a demand for getting back their rights on forest resources. Now we come to the estimation corner. Choose the correct option. Which of these is an example of affirmative action to improve the condition of marginalized? Giving job to a person from marginalized section, punishing the offenders to reduce the cases of untouchability, allowing entry into temples, allowing entry into public places. इसमें affirmative action कौन सा है? Giving job to a person from marginalized section. Which of these documents is required by candidates to prove their caste origin? Driving license, caste certificate, identity card, voter card. It's the caste certificate. The scheduled castes were formerly called unmarginalized, unauthorized, untouchables, minorities. They were called the untouchables. The government passed the Employment of Manual Scavenger and Construction of Dry Latrines Act in 1995, 1998, in 1993, in 1999. It was passed in 1993. Okay, children? Now let's do the fill in the blanks. The government provided reservation for dash and dash in government educational institutions and government jobs. Reservation was for SCs and STs, means scheduled castes and scheduled tribes. The practice of untouchability still being in practice in where? In some parts of India.
in some parts of India. Dry latrines are a dash in the most part of India. Dry latrines are a common practice. They are the common practice in most parts of India. In India, many tribes were displaced from their dash habitat, from their traditional habitat. Okay? Untouchabilities in all forms had been banned by the Constitution in 1950. Okay, children? Now, next comes the true false. State whether the following statements are true or false. The government provides the reservation for higher caste people in government educational institutions and government job, etc. False. It's not for the higher caste people. Dry latrines are normally cleared by the scavengers. Yes, true. Manual scavengers get paid very low wages. Yes, this is also true. The tribals didn't raise the demand for getting back their rights. False. The 1989 Act is utilized by tribes in many areas. Yes, children, this is true. So, we write down T here. Okay. So, understood the chapter. This was all in this chapter, and I hope you have understood it very well. And thanks for watching the video. Read again, go through it, and let's meet again with a new chapter. Till then, have a great time. Bye.